नमस्कार। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में कैसे बना। हम जो 9वीं और 10वीं स्तर में तो पढ़ चुके हैं सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल एक पाठ के रूप में पढ़ चुके हैं, परंतु 11वीं में कला संकाय लेते हैं और कला संकाय में एक विषय होता है भूगोल। तो भूगोल को हम एक विस्तृत रूप से पढ़ते हैं जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि उठता है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमारे जीवन से संबंधित समस्त क्रियाकलाप अपने परिस्थान से संबंधित अथवा प्रभावित होते हैं। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आसपास के संसाधनों पर आश्रित रहता है। हम देख सकते हैं कि भूगोल मुख्यतः पृथ्वी की विविधता के साथ स्थानिक एवं कालिक परिवर्तनों को भी समझाने वाला विषय है। भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? इस प्रश्न का वास्तव में उत्तर यह है कि यह विषय न केवल हमें मानचित्र में परिवर्तित गोलक या ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की क्षमता विकसित करता है, अपितु आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र विकास में योगदान देने की योग्यता से परिपूर्ण करती है। भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए के बाद हमारे मन में यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से आता है कि भूगोल क्या है। पृथ्वी मानव के साथ साथ असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु का भी आवास है। दृश्यमान पृथ्वी की सतह में एकरूपता नहीं है। यहाँ पर दो तरह के स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला भौतिक स्वरूप और दूसरा होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, वन, झील एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। वहीं सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में मानव निर्मित ग्राम, नगर, महानगर, सड़क, रेल मार्ग, विशालकाय व्यावसायिक बाजार केंद्र आदि तत्व सम्मिलित हैं। हम यह कह सकते हैं कि भौतिक स्वरूप एवं सांस्कृतिक स्वरूप दोनों में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत मिलता है। भूगोल का एक शाब्दिक अर्थ होगा कि पृथ्वी का अध्ययन करना। हम इंग्लिश में इसको देखें तो जियोग्राफी है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का विशद अध्ययन करना। हम इसके बारे में परिभाषा तो देख चुके हैं कि टालमी ने कहा है कि भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग से देखता है। पूछे जाते हैं कि क्या भूगोल एक विज्ञान है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि भूगोल में क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि क्या, कहाँ और क्यों, इस भूगोल में मिलता है वैज्ञानिक क्रमबद्धता। अब बात कर लें भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है, मतलब प्रश्न यही आता है कि भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में दो पक्ष है, प्राकृतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। हम प्राकृतिक पक्ष के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र ये सब आते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। और बोला जाए सांस्कृतिक विषय के अंतर्गत देखा जाए कि जनसंख्या, समाज, मानव बस्तियां, तो ये सांस्कृतिक पक्ष हो गए, तो इनका अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है? भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विषयों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि भूगोल में कहाँ अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोयला। हम बात करें कि क्या में एक टॉपिक आता है कि कोयला, भूगोल में कोयला का अध्ययन किया जाएगा, ये है प्राकृतिक पक्ष। अब बोला जाए कि कहाँ, तो भूगोल में जो कोयला है कहाँ मिलता है, इस क्षेत्र का अध्ययन किया जाए। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत के संदर्भ में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जो पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, वहां पर कोयला अधिक पाया जाता है, तो उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें क्या मतलब एग्जाम्पल आ गया, कोयला किस चीज का, कोयला का अध्ययन किया जाएगा। कहाँ मिलेगा कोयला? तो कोयला मिलेगा पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार में। विश्व संदर्भ में देखा जाए तो ये आपका जो एशिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो ये कहाँ। अब क्यों, मतलब कोयला कैसे बना? तो कार्बोनिफेरस युग में विस्तृत जो क्षेत्र था, वनस्पति क्षेत्र था, वह दलदल के नीचे आ जाते हैं और बाद में तापीय और संकुचन होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ताप और दाब दोनों मिलता है, तो परिणाम स्वरूप जो होते हैं वनस्पति कोयले में तब्दील हो जाते हैं। तो ये भूगोल में क्या, कहाँ और क्यों का अध्ययन किया जाता है, इस कारण भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें क्या, क्यों और कहाँ का अध्ययन किया जाता है। तो क्या में देख सकते हैं कि कोयला का अध्ययन किया गया, क्या कोयला का, कहाँ
तो कोयला कहाँ प्राप्त होगा, वहाँ। आखिर क्यों प्राप्त होता है वहाँ पर, तो उसका लॉजिक या उसका निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है भूगोल के अंतर्गत। प्रश्न बनता है कि भूगोल में कौन कौन से उपागम आते हैं या ज्योग्राफी में कौन कौन से अप्रोचेस आते हैं। तो भूगोल में 2 उपागम आते हैं। तो पहला आता है क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत। जी हाँ, क्रमबद्ध का जो उत्पत्ति है, क्रमबद्ध का जो विश्लेषण है, उसको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। जी हाँ, इसके बारे में बताया कि सामान्य भूगोल बोला गया है, मतलब क्रमबद्ध भूगोल को ही हम्बोल्ट ने सामान्य भूगोल बोला गया है। तो इसके अंतर्गत उपागम को 2 याद कर लीजिएगा, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम, और दूसरा आता है कि प्रादेशिक उपागम। तो हम देखते हैं कि क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, आखिर सोचते हैं कि ये आखिर क्या है। अगर हम किसी चीज का, जैसे कि मिट्टी का अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी के बारे में देखेंगे कि विश्व संदर्भ में मिट्टी कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कहीं पे लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, कहीं पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, कहीं पर काली मिट्टी पाई जाएगी। उसका हम वितरण क्षेत्र को देखते हैं कि मिट्टी तो सभी जगह व्याप्त है, मगर मिट्टी के प्रकारों को हम एनालिसिस करेंगे क्रमबद्ध रूप से। फिर देखेंगे कि ये काली मिट्टी आखिर यहाँ क्यों प्राप्त होती है, लाल पीली मिट्टी आखिर क्यों होती है, मरुस्थलीय मिट्टी क्यों होती है। तो इसमें सारा या क्या, कहाँ और क्यों का निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है, मतलब क्या, कहाँ और क्यों के जरिए हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। हम एग्जाम्पल ले लें कि अभी खरीफ फसल ली जा रही है, धान की खेती की जाती है। तो पहले क्या हो, खेतों को जोत कर बीज बोकर हम क्या करेंगे, फसल प्राप्त करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, खेतों को जोतेंगे, बीज बोएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसमें रोपाई निदाई करेंगे, परिणाम स्वरूप क्या होगा, बाली आएगा, फिर परिणाम स्वरूप हम उसका फसल को क्या करेंगे, काटेंगे। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध स्टेप होता है। तो भूगोल में भी और विज्ञान में भी क्या होता है, क्रमबद्धता होती है। तो पहला उपागम आएगा क्रमबद्ध उपागम, और हम्बोल्ट ने, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल कहा है। इनके संदर्भ में दूसरा आता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल को कार्ल रिटर ने नाम दिया है। प्रादेशिक उपागम की बात करें तो 2 उपागम हो गए, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध में क्रमबद्धता होती है, किसी विषय का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, और प्रादेशिक उपागम में प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे कि सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये जो मरुस्थल है उसकी जलवायु विविधता का अध्ययन किया जाता है। हम देखें कि पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र में आ गया आल्पस क्षेत्र, आकी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। तो ये पर्वतीय क्षेत्र का एक विश्लेषण किया जाता है। तो ये किसी क्षेत्र विशेष का एक विश्लेषण किया जाना, और वह क्षेत्र जो है उसको हम प्रदेशों में बांटते हैं। तो कार्ल रिटर ने प्रादेशिक विभाजन का विस्तृत रूप से व्याख्या किया। तो हम प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल में कितने अप्रोचेस हैं, भूगोल के कितने उपागम हैं। तो भूगोल के 2 उपागम हैं, पहला क्रमबद्ध उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम को किसने सामान्य भूगोल कहा है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम का नाम सामान्य भूगोल रखा है। ठीक है, प्रादेशिक उपागम के संदर्भ में किसने अधिक विश्लेषण किया है, तो कार्ल रिटर ने किया है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हार्टसोन है, हार्टसोन ने 1939 में नेचर इन ज्योग्राफी की रचना की थी, और देखा जाए कि 1959 में ही पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी की व्याख्या की थी, और इस बुक लिखा था हार्टसोन ने। तो हार्टसोन का जो नाम है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने 1939 में नेचर इन ज्योग्राफी की रचना की थी, और 1959 में पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी की रचना इन हार्टसोन ने की थी। तो ये हो जाता है। अब दूसरी बात है कि भूगोल के पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल के इरेटास्थनीज हैं, जिन्होंने भूगोल को समझने का प्रयास करते हैं कि भूगोल इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी। हम देखें कि जियो और ग्राफी 2 शब्द से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा का शब्दावली है, इससे बना हुआ है जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भूगोल पृथ्वी के वर्णन करने का, मतलब पृथ्वी के जो गोलाकार आकार का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। हम देखें इस परिभाषा के रूप में, तो टालमी की जो परिभाषा है, भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग से देखता है। तो हमको देखा जाए तो स्वर्ग से देखेगा तो हमारा पृथ्वी कैसा लगेगा, ग्लोब की तरह दिखेगा, या हमारा जो पृथ्वी गोला है गोलाकार रूप में दिखेगा। तो इसका अध्ययन किया जाता है।
और हम देखा जाए कि भूगोल के संदर्भ में हार्टस्टोन की भी हार्टसोन ने स्पष्ट किया है कि भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है जिसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करना है। यह विज्ञान पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में वैज्ञानिक वर्णन करता है। बोल्ट की भी परिभाषा है, कार्ल रिटर की परिभाषा है, मगर हम इन परिभाषाओं को एक पर नजर डालें। वारेनियस ने बोला है कि भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। तो ये तीन याद रखिएगा, भूगोल की तीन शाखाएं हैं। अगर हम भूगोल को एक वृक्ष माना जाए, वृक्ष मानते हैं, तो वृक्ष में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं। तो वैसी भूगोल में तीन टहनियां हैं, तीन शाखाएं हैं। तो पहला आता है भौतिक भूगोल, दूसरा आता है मानवीय भूगोल, तीसरा आता है जैव भूगोल। ठीक है, तो मानवीय भूगोल, भौतिक भूगोल, जैव भूगोल का हम विशद अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल में कौन कौन सा आता है। भौतिक भूगोल में आता है भू आकृति विज्ञान आएगा, भू आकृति जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंदर हम देखते हैं पर्वत, पठार मैदान, नदियां, पवन, समुद्री लहरें, इनके बारे में हमको मतलब जो स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं हम भू आकृति विज्ञान में, कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, नदियां कौन कौन सी अपर्दन के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण करती है, निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सा निर्माण करती है, जलप्रपात क्या है, जलप्रपात का निर्माण कैसे हुआ, डेल्टा क्या है। तो इस तरह से प्रश्न इसमें बनते हैं। और ये जो टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का, इसमें हम भूगोल का जो स्थलाकृति का विशेष अध्ययन करते हैं। हम दूसरा देख सकते हैं जलवायु का। जलवायु में हम देखते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। हम देखते हैं कि जलवायु का परिवर्तनशील क्यों होता है। हम देखते हैं जलवायु मतलब कोई उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गया, या उष्णार्द्र जलवायु हो गया, या शीत जलवायु हो गया। तो हम इस जलवायु का विशद अध्ययन करते हैं। हम ये जो अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा के जरिए हम क्या कहते हैं, जलवायु की विविधता का अध्ययन करते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दो रेखाएं हैं। हम अक्षांश रेखा के जरिए तापमान और जलवायु की विविधता का अध्ययन करते हैं। हम देख सकते हैं एक होता है देशांतर रेखा, इसके द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं, हम देख सकते हैं। तो इसको हम अध्ययन करते हैं। दूसरा देखते हैं जल विज्ञान। जल विज्ञान के अंदर हम देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। या विज्ञान के अंदर समुद्र विज्ञान भी आता है, उसका अध्ययन करेंगे समुद्र विज्ञान का, कि उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। या समुद्री धाराओं का अध्ययन करते हैं हम, जितने महासागर हैं उनमें विभिन्न धाराओं का अध्ययन करते हैं जल विज्ञान में। हम देखते हैं कि मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के वितरण का अध्ययन करते हैं। किस प्रकार की मिट्टियों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी फसल ली जाती है, कृषि के लिए भी देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो भौतिक भूगोल जो है, इसमें हम स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत कि आखिर भौतिक भूगोल है क्या, प्रश्न उठता है कि भौतिक भूगोल के जरिए हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक प्रकार का निर्जीव वस्तु के अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जो हमारे मानव के द्वारा जो कृत नहीं किया गया, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसका अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में। जी हाँ, भौतिक भूगोल में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखा कि भू आकृति विज्ञान, हमने देखा कि जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, तो ये चार आते हैं भौतिक भूगोल में। हम बात कर लें मानव भूगोल का। मानव भूगोल सेकेंड आता है। मानव भूगोल में आएगा कि मानव से संबंधित अध्ययन करेंगे हम भूगोल में। ये जो 11वीं का भूगोल है, इसमें हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। जब 12वीं भूगोल की बात करें तो हम उसमें मानवीय भूगोल का अध्ययन करेंगे। मानव के संदर्भ में देखेंगे कि आवास देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, हम सामाजिक क्षेत्र देखेंगे। तो हम मानव भूगोल का अध्ययन हम भूगोल में करेंगे विस्तृत रूप से, जो सिलेबस है। और 11वीं भूगोल का जो सिलेबस है भौतिक भूगोल पर आधारित है। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हम देखेंगे ज्वार भाटा देखेंगे, कि जलवायु विज्ञान देखेंगे, समुद्र विज्ञान देखेंगे, इसका अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, जिसके जरिए जो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि सामाजिक भूगोल की बात करें तो सामाजिक भूगोल में हम मानवीय समाज का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, मानवीय समाज का अध्ययन करते हैं। दूसरा देखते हैं सांस्कृतिक भूगोल में जो सांस्कृतिक विविधताओं का, भाषाओं का अध्ययन करेंगे, या प्रजाति वितरण का अध्ययन कर सकते हैं मानवीय सांस्कृतिक भूगोल में। दूसरा आता है जनसंख्या भूगोल। ये जो जनसंख्या भूगोल है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मानवीय जनसंख्या है उसका वितरण कहाँ कहाँ है, कहाँ इसका घनत्व सर्वाधिक है, कहाँ कम है,
किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाएगी, किस क्षेत्र में कम पाई जाएगी। तो ये जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं कि 2000 भारत के संदर्भ में देखा जाए कि 2011 में जनगणना का वितरण कहाँ अधिक था, जन घनत्व कहाँ था, इसका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के अंतर्गत देखते हैं, अधिवास भूगोल में देखेंगे कि दो अधिवास हैं, मतलब दो बस्तियों को देखेंगे कि दो प्रकार की बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों की कौन कौन सी विशेषता, इसका अध्ययन करेंगे। नगरीय बस्तियों कौन कौन की विशेषता, इसका अध्ययन करेंगे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं और नगरीय बस्तियों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो 12वीं भूगोल में है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पूर्वापल्ली, नगरी गांव, तो इस तरह का विराटनगर, महानगर क्या क्या है, तो ये हम उसका अध्ययन करेंगे 12वीं भूगोल की बात करें तो। अब देखते हैं कि आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम पढ़ेंगे कृषि को पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल में हम व्यापार को पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल में हम देखेंगे कि परिवहन की भी बात कर सकते हैं इसमें कि किसी बाजार का संकेंद्रण के लिए कौन कौन सी उपयुक्त दशाएं होती हैं, तो हम बाजार का भी अध्ययन करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमर्स से मिलता हुआ है। जी हाँ, हम बात कर लें अगला ऐतिहासिक भूगोल का। किसी क्षेत्र विशेष की उपयोगिता होती है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि इसके अलावा हम व्यवहारिक भूगोल का भी हम अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं कि भूगोल और मानव के बीच कौन कौन सा व्यवहारिक अनुभव है, जैसे कि व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत देखते हैं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन हम करते हैं। जी हाँ, किस प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है, तो व्यवहारिक भूगोल को हम इसको देखते हैं। और देखते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत देखते हैं कि जो किसी देश की सीमाएं हैं या किसी राज्य की सीमाएं हैं, उसका निर्धारण कैसे होता है, किसी पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर निर्धारण होगा कि नदियों के आधार पर होगा। तो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर सकते हैं, हम विभिन्न समझौते की बात कर सकते हैं, सिंधु नदी समझौता क्या है इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। सैन्य भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं कि सैन्य भूगोल के अंतर्गत हम किसी प्राकृतिक विविधताओं को हम क्या करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से मानवीय भूगोल के अंतर्गत हमने देखा सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल, हम देख सकते हैं ऐतिहासिक भूगोल, हम देख सकते हैं राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, सैन्य भूगोल। तो इस प्रकार से मानवीय भूगोल के अंतर्गत आता है। अब तीसरा आता है जैव भूगोल। जैव भूगोल की बात करें तो जैव भूगोल में हम देखते हैं कि जैव विविधता की बात कर लें, वनस्पति की बात कर लें, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी की बात कर लें, पर्यावरण की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि हक्सले जो हैं इनको पारिस्थितिक तंत्र का पिता कहा जाता है। हम देखते हैं टांसले का भी नाम सुना होगा, तो ये सब इसमें आएंगे कि वनस्पति की प्रजातियां कितनी होती हैं, है ना, पशु प्रजातियां कितनी हैं। तो ये इनका अध्ययन विशद रूप से अध्ययन करते हैं जैव भूगोल में। तो कुल मिला के भूगोल में देखते हैं कि सभी विषयों का समागम है इसमें, है ना। हम देखें कि विषय के रूप में देख सकते हैं कि कौन सा विषय भूगोल से किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित करता है, भूगोल और सामाजिक विज्ञान, है ना। इसमें आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि भूगोल के अंतर्गत हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हम जो देख रहे हैं उससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि एक भूगोल एक कल्पनाओं का भी विज्ञान है। कल्पना के जरिए ये भूगोल को हम वास्तविकता तक पहुँचते हैं।